तो आज हमारे हाथ लगी है एक विज्ञान की किताब और इसका एक चैप्टर बड़ा ही मज़ेदार है। विषय है प्रकाश। मतलब रोशनी कैसे काम करती है, कैसे टकराती है, कैसे मुड़ जाती है। अब देखिए, ये सुनने में शायद स्कूल की क्लास जैसा लगे, लेकिन हमारा मिशन कुछ और है। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि ये अध्याय इतने मुश्किल, इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को इतने सरल और मज़ेदार तरीके से कैसे समझाता है। एक तरह से उस ट्रिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरीका जिससे किसी भी जटिल टॉपिक को आसानी से समझाया जा सके। और वो ट्रिक अक्सर हमारे आसपास की दुनिया को गौर से देखने से ही शुरू होती है। ये चैप्टर हमें यही दिखाता है कि कैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे परछाई का बनना या फिर पानी में डूबी हुई कोई चीज़ थोड़ी मुड़ी हुई दिखती है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। उन सब में भौतिकी के बड़े बड़े सिद्धांत छिपे हुए हैं। हमारा काम आज उन्हीं सिद्धांतों की परतें हटाना है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे विचार से होती है कि प्रकाश यानी रोशनी वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, एक मोमबत्ती और पेंसिल के साथ। मतलब जब आप जलती हुई मोमबत्ती के सामने एक पेंसिल रखते हैं तो उसकी एक साफ परछाई बनती है। हाँ। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे हम मोमबत्ती को पेंसिल के पास या दूर ले जाते हैं, परछाई का आकार भी बदलता है। ये सिर्फ देखने वाली बात नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा कनेक्शन लगता है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि इसमें एक पक्का गणितीय रिश्ता है। मतलब ये कोई अंधाधा नहीं है। आप इसका हिसाब लगा सकते हैं कि मोमबत्ती को कितनी दूर रखने पर परछाई कितनी बड़ी होगी। अच्छा। हाँ, और यहीं से एक तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होती है। पहले देखो, फिर नापो और फिर उसके पीछे का नियम खोजो। ये इस चैप्टर की पहली और सबसे जरूरी ट्रिक है। ये तो बात सही है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पर जब वो आईने जैसी किसी चिकनी चीज से टकराता है तो क्या कोई नियम है कि वो किस तरफ उछलेगा या वो कहीं भी जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं, वो कहीं भी नहीं जा सकता। उसका व्यवहार पूरी तरह से नियमों में बंधा है। इन्हें कहते हैं परावर्तन के नियम, और ये दो हैं। दो नियम? हाँ, पहला, जिस कोण पर प्रकाश दर्पण से टकराता है, ठीक उसी कोण पर वो वापस लौटता है। सीधे साधे शब्दों में, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बताता है कि आने वाली किरण, टकराकर जाने वाली किरण और एक काल्पनिक रेखा, जिसे अभिलंब कहते हैं। एक मिनट, ये अभिलंब क्या चीज है? ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए कि जहां प्रकाश की किरण शीशे से टकराती है, ठीक उस बिंदु पर शीशे से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक सीधी लकीर खींच दी जाए। बस यही अभिलंब है। अच्छा, एक रेफरेंस लाइन की तरह। बिल्कुल। भौतिकी में सारे कोण इसी लकीर से नापे जाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। तो वो तीनों चीजें हमेशा एक ही सतह पर, एक ही प्लेन में होती हैं। ये नियम पक्का करते हैं कि प्रकाश का व्यवहार हमेशा एक जैसा और अनुमान लगाने लायक हो। ठीक है, तो नियम है, लेकिन जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी छवि आईने के पीछे है, जबकि वहां तो दीवार है। ये क्या चक्कर है? ये एक बहुत ही खूबसूरत भ्रम है, एक इल्यूजन जिसे हमारा दिमाग बनाता है। दिमाग बनाता है? हाँ, असल में होता ये है कि प्रकाश की किरणें आपसे चलकर आईने से टकराती हैं और फिर आपकी आंखों में पहुंचती हैं। लेकिन हमारा दिमाग वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि किरणें मुड़ गई हैं। वो तो यही मानता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो दिमाग क्या करता है फिर? वो उन मुड़ी हुई किरणों को जो आंखों में आ रही हैं, उनको पीछे की तरफ एक सीधी रेखा में खींचता है। और जहां वो सारी काल्पनिक रेखाएं मिलती हुई लगती है, वहां उसे आपकी छवि दिखाई देती है। इसीलिए इसे आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये वहां है नहीं, पर दिमागी तौर पे हमें दिखता है। अच्छा। और ये प्रतिबिंब आईने से ठीक उतनी ही दूरी पर पीछे दिखता है जितनी दूरी पर आप आईने के आगे खड़े हैं। वाह, मतलब हम जो आईने में देखते हैं वो असल में हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक ग्राफ है। इसी से जुड़ा एक मजेदार फैक्ट इन सोर्सेज में है, और ये बात मुझे कभी हजम नहीं हुई। बताइए। ये कहते हैं कि किसी इंसान को अपना पूरा सिर से पांव तक का प्रतिबिंब देखने के लिए आईने की लंबाई इंसान की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। ये तो जादू जैसा लगता है। मुझे तो हमेशा लगता था कि पूरा देखने के लिए पूरा आईना चाहिए। ये जादू नहीं, बस चालाक ज्यामिति है। सोचिए,
आपके सिर से निकली रोशनी शीशे के ऊपरी हिस्से से टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। और आपके पैरों से निकली रोशनी शीशे के निचले हिस्से से टकराकर आपकी आंखों तक। शीशे को बस उन दोनों किरणों के बीच का हिस्सा ही तो पकड़ना होता है। अच्छा, तो उसे पूरा होने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, इस वजह से वो आपकी असल लंबाई का आधा होकर भी काम चला लेता है। ये दिखाता है कि कैसे भौतिकी के सरल नियम ऐसी बातें समझा सकते हैं जो पहली नजर में नामुमकिन सी लगती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी चीज से टकराता है तो क्या होता है, वो पलट जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब प्रकाश किसी चीज के आर पार जा सकता है, जैसे हवा से पानी में? वो दरवाजे से सीधे निकलने के बजाय थोड़ा लड़खड़ा कर मुड़ के जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और इस लड़खड़ाने या मुड़ने की घटना को ही अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है पानी के गिलास में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। हाँ, या फिर किसी कटोरे के तले में रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। बिल्कुल वही। हाँ, ये तो मैंने कई बार देखा है। स्विमिंग पूल में खड़े हों तो पैर भी छोटे और मुड़े हुए से दिखते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? प्रकाश अपना रास्ता क्यों बदलता है? क्योंकि अलग-अलग चीजों में प्रकाश की रफ्तार अलग-अलग होती है। हवा में वो तेजी से चलता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में घुसता है, जो कि हवा से ज्यादा सघन है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। अच्छा। और रफ्तार में इसी बदलाव की वजह से वो मुड़ जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आप सड़क पर तेजी से दौड़ रहे हैं और दौड़ते-दौड़ते अचानक कीचड़ में घुस जाएं। आपकी रफ्तार कम होगी और आपकी दिशा थोड़ी बदल जाएगी। प्रकाश के साथ भी ठीक यही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम माप सकते हैं कि कौन सी चीज प्रकाश को कितना धीमा करती है। बिल्कुल, और इसी माप को अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये एक नंबर है जो बताता है कि किसी चीज में प्रकाश की चाल वैक्यूम के मुकाबले कितनी कम है। जैसे पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, कांच का करीब 1.5 और हीरे का सबसे ज्यादा 2.42 होता है। हीरे का सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब हीरे में प्रकाश सबसे ज्यादा धीमा हो जाता है। एकदम सही। और क्योंकि वो प्रकाश को सबसे ज्यादा धीमा करता है, इसलिए वो उसे सबसे ज्यादा मोड़ता भी है। यही वजह है कि तराशा हुआ हीरा इतना ज्यादा चमकता है। अच्छा, तो चमक का राज ये है। हाँ, प्रकाश उसके अंदर जाकर कई बार टकराता और मुड़ता है, और फिर जब बाहर निकलता है तो वो चमक पैदा करता है। और इस मुड़ने के व्यवहार को भी एक नियम कंट्रोल करता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये हमें ठीक ठीक बताता है कि प्रकाश कितना मुड़ेगा। तो फिर से वही पैटर्न, एक अवलोकन और उसके पीछे एक पक्का नियम। तो प्रकाश का मुड़ना तो समझ आ गया। लेकिन मैंने सुना है कि कभी-कभी प्रकाश इतना ज्यादा मुड़ जाता है कि वो दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाता और वापस लौट आता है। क्या ये सच है? ये तो धोखेबाजी लगती है। धोखेबाजी नहीं, बल्कि भौतिकी का एक और कमाल है। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये वाकई में होता है। लेकिन कैसे? इसकी दो शर्तें हैं। पहली, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है, जैसे पानी से हवा में या कांच से हवा में। ठीक है, सघन से विरल। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त कोण से जुड़ी है। जैसे जैसे हम पानी के अंदर से टॉर्च मारने का कोण बढ़ाते जाते हैं, पानी से बाहर निकलने वाली किरण भी ज्यादा मुड़ती जाती है। एक खास कोण आता है जिसे क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिस पर बाहर निकलने वाली किरण पानी की सतह से सटकर यानी 90 डिग्री पर निकलती है। अच्छा, तो वो एकदम बाउंड्री पर पहुंच गया। अब क्या होगा अगर कोण उससे भी ज्यादा कर दें? यहीं पर जादू होता है। अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से 1 डिग्री भी ज्यादा हो तो प्रकाश पानी से बाहर निकलता ही नहीं। वो पानी की सतह से ऐसे टकराकर वापस लौट आता है जैसे वहां कोई आईना लगा हो। सच में? आईने की तरह? हाँ, और ये 100% परावर्तन होता है। दुनिया के सबसे अच्छे आईने से भी बेहतर। प्रकाश पूरी तरह से अंदर कैद हो जाता है। वाह, मतलब ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, हमारी दुनिया में भी ऐसा होता है। मुझे कोई उदाहरण दीजिए, मैं हैरान होना चाहता हूँ। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है मरीचिका, यानी रेगिस्तान में दिखने वाला पानी का भ्रम। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई प्यासा इंसान रेगिस्तान में चल रहा है और उसे दूर पानी का तालाब नजर आता है, पर वहां पहुंचने पर कुछ नहीं होता। हाँ, मैंने हमेशा सोचा था कि ये बस कोई दिमागी वहम है कि प्यासे इंसान को पानी दिखने लगता है, पर ये तो असल में भौतिकी का खेल है। बिल्कुल, ये कोई वहम नहीं बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है।
लेकिन रेगिस्तान में तो कोई शीशा नहीं होता, हवा कैसे शीशे जैसा काम कर सकती है? ये थोड़ा अजीब है। बहुत अच्छा सवाल है। शीशा हवा ही है। देखिए, गर्म दिनों में रेगिस्तान की जमीन के ठीक ऊपर की हवा बहुत गर्म हो जाती है। हाँ, और गर्म हवा ऊपर उठती है। सही। और गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले कम सघन होती है। तो हमारे पास हवा की कई परतें होती हैं। नीचे सबसे कम सघन और ऊपर जाते जाते सघनता बढ़ती जाती है। अच्छा, हवा की परतें। हाँ, अब सोचिए, दूर किसी पेड़ से प्रकाश की किरणें नीचे जमीन की तरफ आती हैं। जैसे जैसे वो गर्म और कम सघन हवा की परतों में घुसती हैं, वो लगातार मुड़ती जाती हैं। एक पॉइंट आता है जहां आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। मतलब वो मुड़कर ऊपर चली जाती हैं। बिल्कुल, वो किरणें जमीन तक पहुंचने की बजाय ऊपर की तरफ मुड़कर दर्शक की आंखों में पहुंचती हैं। और दिमाग को लगता है कि ये किरणें जमीन के नीचे से आ रही हैं, तो उसे पेड़ का एक उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक वैसा ही जैसा किसी तालाब के किनारे दिखता है। और हमारा दिमाग उस उल्टे प्रतिबिंब को पानी समझ लेता है। तो ये हवा की अदृश्य परतें ही एक विशाल प्राकृतिक आईने का काम करती हैं। ये तो कमाल है। इसका मतलब इसके और भी इस्तेमाल होते होंगे। अनगिनत। आज हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की वजह से चल रहा है। अच्छा, उनमें भी? जी हाँ, ये केबल्स बाल जितने पतले कांच या प्लास्टिक के तार होते हैं, जिनके अंदर लेजर लाइट के रूप में डेटा भेजा जाता है। और लाइट उन तारों के अंदर हजारों किलोमीटर तक बिना बाहर निकले कैसे चलती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। एकदम सही। प्रकाश अंदर ही अंदर दीवारों से टकराकर कैद रहता है और आगे बढ़ता जाता है। तो हमने एक प्रकाश की किरण का पीछा किया। हमने देखा कि वो कैसे उछलती है, जिसे हमने परावर्तन कहा। फिर हमने देखा कि वो कैसे मुड़ती है, जिसे अपवर्तन कहा। और आखिर में हमने देखा कि वो कैसे कैद भी हो सकती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये सब कुछ सरल नियमों से कंट्रोल होता है। हाँ, समतल दर्पण में हमारे प्रतिबिंब से लेकर रेगिस्तान में मरीचिका तक सब कुछ। तो किसी भी टॉपिक को विस्तार से समझाने की वो ट्रिक क्या है जो हम शुरू में ढूंढ रहे थे? इस अध्याय के आधार पर मुझे लगता है कि ट्रिक ये है। सबसे पहले किसी रोजमर्रा की घटना या अवलोकन से शुरू करें, जैसे पेंसिल की परछाई देखना। फिर सरल प्रयोगों और रेखाचित्रों का उपयोग करके उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। और अंत में उन नियमों और सिद्धांतों को खोजें जो उसे नियंत्रित करते हैं। ये जटिलता की परतें हटाने जैसा है, जब तक कि मूल विचार सामने ना आ जाए। आपने बिल्कुल सही समझा। ये वास्तव में विज्ञान का सार है। अवलोकन, सरलीकरण और फिर नियम बनाना। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है। इन सोर्सेज में हमने पता लगाया कि जब प्रकाश हवा, पानी या कांच जैसे माध्यमों से गुजरता है तो उसके साथ क्या होता है। लेकिन क्या होता है जो प्रकाश किसी ऐसी वस्तु से गुजरता है जिसे विशेष रूप से प्रकाश को एक निश्चित तरीके से मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया हो, जैसे कि एक लेंस। हाँ, ये सिद्धांत न केवल हमारे चश्मे और कैमरों का आधार है, बल्कि ये भी बताता है कि हमारी अपनी आंखें इस दुनिया की छवि कैसे बनाती हैं।